कौन अपना कौन पराया, ये सब इस मनहूस की वजह से हो रहा है। जब वो जा रहा था कैसे रो रो के अपशगुन किया था इन्होंने। जब से फ्रंट पर जाने की बात सुनी थी इसने सलब को चैन की सांस तक न लेने दी। फिर पूरे परिवार में मनहूसियत भी फैला रखी थी। हर वक्त मुंह सुजाए घूमा करती। अरे जब ब्याह किया था तो क्या इसे पता ना था कि जंग पर जाने की ज़रूरत होगी तो जाएगा ही। इसके पल्लू से बंध कर थोड़े ही बैठेगा वो। बेटे सलब के एयर क्रैश में शहीद होने की खबर सुनकर सुधा जी जोर जोर से चिल्लाई। टीवी पर खबर सुनते ही सिया की तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सलब और सिया के ब्याह को सिर्फ 2 महीने हुए थे। सलब एयरफोर्स में पायलट था। फ्रंट पर लड़ाई छिड़ जाने की वजह वापस गया ही था कि मौसम खराब होने की वजह से उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेटे के दुख ने सुधा जी के मन का गुबार सिया पर चिल्लाकर एक बारगी ही उतार दी। वे भूल गई कि जहां उन्होंने अपना बेटा खोया सिया ने भी अपना पति खोया है। सुधा जी और सलब के ब्याह से खुश नहीं थी क्योंकि सिया गैर जातीय थी। दोनों ने पसंद की शादी जो की थी। सुधा जी अपने पसंद की पैसे वाले घर की लड़की से शादी कराना चाहती थी अपने बेटे की। सलब के पिता भी फौज में थे। उन्होंने भी सीमा पर देश के लिए जान गंवाई थी। सलब का छोटा भाई 12वीं में पढ़ रहा था। सिया ने बीएड किया था। वह शादी के पहले भी पढ़ाती थी, शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी, पर सुधा जी बहू की नौकरी करने के सख्त खिलाफ थी। सलब ने भी सिया को समझाया कि अभी माँ की बात मान ले, वक्त गुजरने के साथ सुधा जी जरूर उसे पूरी तरह अपना लेंगी, तब वह खुद उनको सिया की नौकरी करने के लिए मना लेगा। सलब ने सिया को कहा कि सुधा जी ने हमारे पिता के जाने के बाद बहुत दुख उठाए हैं, इसी से उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है। वे दिल की बुरी नहीं है। और सलब ने सिया से वादा किया कि वह सुधा जी को पलटकर जवाब नहीं देगी। उनकी जगह सलब उससे माफ़ी मांग लेगा। सलब उसे कहता फौज की नौकरी में जीने मरने का पता नहीं होता। अगर कल उसे कुछ हो जाए तो वादा करे वह रिशु को अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने में सहायता करके सलब का सपना पूरा करेगी। सिया उसके मुंह पर हाथ रखकर रूठ जाती है। अगर वो ऐसी बातें करेगा तो वह कभी सलब से बात नहीं करेगी। सलब के प्यार और दुलार के आगे सिया के लिए कुछ बेईमानी सी थी, इसलिए वह सुधा जी की बातों को अनदेखा कर देती। अब जब सलब ही नहीं रहा, सिया समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे जिएगी। 2 महीने सलब में सारी दुनिया की खुशियाँ उसके दामन में भर दी थी। उसकी दुनिया तो सलब पर शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती थी। उसे तो सलब के बिना जीना ही नहीं आता था। सलब की 13वीं पर सिया के माँ बाप आए। उन्होंने सिया को अपने साथ ले जाना चाहा, पर सिया ने सुधा जी को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसके माँ बाप ने समझाया भी कि जब सुधा जी उसे पसंद ही नहीं करती, सभी देखते वे कैसे उठते बैठते अपने जहरीले शब्दों के बाणों से सिया का दिल छलनी कर रही थी। ऐसे में घुट घुट कर रहने से अच्छा है वह उनके साथ चले और अपनी शादी से पहले ही नौकरी कर ले। उसका भी मन लगेगा और उससे माँ बाप का सहारा भी मिलता रहेगा। अभी उम्र ही क्या है, पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी बेटी। नहीं पापा, अब मुझे आप लोगों के सहारे ही की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सलब के जाने के बाद रिशु और मम्मी को मेरे सहारे की ज़रूरत है। मम्मी और रिशु को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सलब से वादा किया था, मैं रिशु को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैं सलब का सपना भी पूरा करूंगी। जब रिशु नौकरी में चला जाएगा तभी अपने बारे में सोचूंगी। सिया ने फैसला कर दिया। पर बेटा, सिया की माँ ने कहा समधन जी तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं करती, ऐसे में कैसे निभाओगी। हम लोग तो पके फल हैं, जाने कब टपक पड़े। हमारे बाद तो कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। बेहतर है अपने सामने तुम्हें सेटल कर दे, यही हमारी इच्छा है। पर सिया ने किसी की एक न सुने। सुधा जी चाहती थी कि सिया वहाँ रुके, पर सलब की पेंशन और मुफ्त की नौकरानी के लालचवश चुप रही। समय बीतता। सिया ने एक कॉलेज में प्रार्थना दी और उसे टीचर की नौकरी मिल गई। ब्याह से पहले भी वह पढ़ाती थी, उसे एक्सपीरियंस काम आए। वह जहाँ भी पढ़ाती
बच्चे और साथ के लोग उससे बहुत खुश रहते। उसकी सुंदरता, सादगी, सौम्य स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते। सुधा जी कॉलेज जाती हुई सिया को सर से पैर तक घूरती। कहीं किसी दिन सिया थोड़ी सी भी रंगीन साड़ी पहन लेती या कॉलेज में कोई फंक्शन हो तो ढंग से तैयार होती। सुधा की आंखों में किरकिरी सी दरकती। वे उसको ताना मारते, ना चूकती, किसके लिए ये सज धज कर निकल रही हो। विधवा को ये सब नहीं सुहाता। मेरा नहीं तो मेरे मरे हुए बेटे का ही ख्याल कर लो, उसकी आत्मा को तो दुख मत दो। सुनकर सिया चुप रह जाती, यह सोचकर कि क्या जवाब दे। इस बीच सिया के लिए 2 अच्छे रिश्ते आए, पर सिया ने पत्ता साफ कर दिया उनका। सिया ऋषु की पढ़ाई में सहायता कर देती, या वो दोनों कभी हंस बोल लेते तो सुधा जी उनके रिश्ते में खोट देखने लगती। जबान से कड़वे शब्द निकाले बिना बाज नहीं आती। एक को मारकर मन नहीं भरा, जो दूसरे पर डोरे डालना शुरू हो गई हो। ऋषु को सुधा जी का सिया के साथ व्यवहार रत्ती भर भी पसंद नहीं आता था। वह कभी सिया के पक्ष में मुंह खोलता तो सुधा उसे घुड़क कर चुप करा देती। बड़े भाई को तो अपने जादू के जाल में फंसाकर मार दिया, अब तेरे पर इसका साया नहीं पड़ने दूंगी। सिया जब भी दुखी होकर सुधा जी को कोई जवाब देना भी चाहती, उसके सामने माफ़ी मांगते हुए सलभ का चेहरा आ खड़ा होता और वह चुप हो जाती। ऋषु सिया के इतने ज़्यादा लाड प्यार की वजह से उसे भाभी माँ बुलाता तो सुधा फौरन नस्तर चुप होती। दिखावे के प्यार से कोई माँ नहीं बन जाती। मेरी जगह लेने की कोशिश की तो घर से निकाल दूंगी बाहर। सुनकर सिया और ऋषु दुखी हो जाते। उस पर अब सुधा जी के जहरीले तानों का कोई असर नहीं होता। उसे तो जैसे आदत सी पड़ गई थी। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, वह ऋषु को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहती, कुछ करके सलभ का सपना पूरा करना चाहती थी। सुधा जी की बातों पर ध्यान न देकर सिया ऋषु को पढ़ाई में मदद करती। स्कूल से आकर रात रात जागकर उसके नोट्स तैयार करती और जहाँ उसे समझ नहीं आता वहाँ यथासंभव समझाने की कोशिश भी करती। सिया और ऋषु की लगन काम आई और ऋषु सिविल सर्विस में सिलेक्ट होकर एक ट्रेनिंग पर चला गया। उधर सुधा जी को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सिया यथासंभव सुधा की तीमारदारी करती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, पर पता नहीं क्यों इतने बरस बाद भी उनके दिल में सिया के प्रति कड़वाहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋषु के चले जाने के सिया के माँ बाप ने फिर कहा कि अब सलभ से किया वादा पूरा हो गया, यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। सुधा जी के लिए वह कुछ भी कर लेती, उनका रवैया नहीं बदलेगा। बेहतर है कि सिया उसके साथ चले, पर सिया की दलीलों के सामने उनकी एक ना चली। ऋषु की पोस्टिंग से पहले ही उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। सुधा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बड़े से बड़े अफसर और बिजनेसमैन उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पसंद की लड़की रिया से ऋषु की शादी तय कर दी। सिया भी बहुत खुश थी। ऋषु हर फंक्शन में सिया को आगे रखता था। सुधा जी से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने आते ही रिया को सिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रिया को तो पहले से ही सिया के लिए ऋषु का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना पसंद नहीं आ रहा था। सुधा जी ने तय कर लिया कि वे भी ऋषु और रिया के साथ चली जाएंगी। उन्होंने तो ऋषु की बहू से सेवा कराने के जाने कितने सपने संजो कर रखे थे, और अब जब उनका कैंसर बढ़ गया तो वे अपने आखिरी वक्त में ऋषु और रिया के साथ ही रहना चाहती थी। ऋषु और रिया के जाने से पहले एक रात जब सुधा जी बाथरूम में जाने को उठी, ऋषु के कमरे से आवाज़ों को सुनकर दंग रह गई। रिया ऋषु से बहस कर रही थी, खबरदार, जो 2 विधवाओं को मेरे सर पर बैठाने की कोशिश भी की। तुमसे शादी तुम्हारी पोस्ट और रुतबा देखकर मौज उड़ाने के लिए की, या जिंदगी भर तुम्हारी बीमार माँ की तीमारदारी के लिए नहीं। दोनों का आगे पीछे तो कोई नहीं है। जिंदगी भर अपनी छाती पर मूंग दलने को अपने साथ कभी नहीं ले जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे भाभी जिस तरह इनकी सेवा कर रही है, मुझसे ये सब नहीं होगा। और मम्मी कीमोथेरेपी के बाद कैसी हो गई है, बाल उड़ गए हैं। हमारे घर आएगा तो हमें उनको इंट्रोड्यूस कराने में भी शर्म आएगी। हमारा इतना शानदार सर्कल होगा, शादी के बाद एंजॉय करेंगे कि अस्पताल के चक्कर काटेंगे। रही भाभी की बात, वो तो मुझे पहले दिन से ही फूटी आंख नहीं सुहाती। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुंडली मारकर बैठ गई है। बाद में 2 साल बाद रखेंगे। सुधा ने देखा ऋषु एकदम चुपचाप सुनता रहा। सिया ने तो पहले ही ऋषु को मना कर दिया था कि वह यहीं अकेली रहेगी, स्कूल में काम करेगी। सुधा जी के ऊपर से छोटी बहू से सेवा कराने का भूत उतर चुका था।
उन्होंने खुद ही रिशु को मना कर दिया, यह कहकर अभी तुम लोग घूमो फिरो, अच्छे से सेटल हो जाओ, बाद में जब तबीयत सुधर जाएगी तब की तब देखी जाएगी। रिशु ने भी चैन की सांस ली। बिना झंझट सब खत्म हो गया सोचकर रिया की तो सुनते ही बाँछें खिल गई। उन्होंने जाने के बाद सुधा जी समझ नहीं पाई कैसे सिया से माफ़ी मांगी। उसकी नफ़रत के बावजूद भी सिया ने उसकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज सलब होता या उसकी बेटी होती तो शायद वह भी इतना प्यार नहीं कर पाती। सिया के सामने शर्मिंदा होकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बिना कहे सुने दोनों के अंदर का गुब्बारा आंसुओं में बह गया। वक्त ने सुधा जी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। वक्त के मिजाज से रिश्ते वो टूट गए समझा था जिनको अपना वही पराये हो गए। दोस्तों, वक्त कब क्या करवट ले कोई नहीं जानता। किसी भी इंसान का दिमाग कब पलट जाए कुछ नहीं पता। वही रिशु जो भाभी माँ कहते कहते थकता नहीं था, ब्याह होते ही उसके तेवर कैसे बदले, और सुधा जी जो छोटी बहू से सेवा कराने का अपना सपना संजोकर बैठी थी, कैसे उनके अरमान धराशाही हुए। वही सिया जो उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई थी, आखिरकार वही उनके बुढ़ापे और बीमारी का सहारा बनी। अपना खून पराया हो गया और बेगाना घर से आई लड़की ने अपना लिया। आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।